गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1 के पेपर सेकंड के मेरे प्रिय युवा साथियों, हमारी जो ये लेक्चर की सीरीज़ जारी है आपके साथ। इसमें पिछला लेक्चर हमने भारत में गर्मपंथ के आंदोलन पर देना शुरू किया है। उसमें कुछ लेक्चर हमारे हो चुके हैं। आज बात करेंगे इस गर्मपंथी आंदोलन, जिसको कई बार किताबों में उग्र आंदोलन भी कहा जाता है, एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट जिसको आप कह सकते हैं, उसका प्रभाव या उसके इफेक्ट्स पर। मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आज आपको इस एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट या गर्मपंथी आंदोलन के योगदान के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहला बिंदु तो ये है कि इस गर्मपंथी आंदोलन ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह आप ध्यान रखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल इसी ने निभाई थी, लेकिन इनका रोल इंपॉर्टेंट था, महत्वपूर्ण था। वो किस रूप में, इसको आप यूं समझिए कि भारत में 1880 के बाद से ऐसे आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं अलग अलग मंचों से, जो ब्रिटिश पॉलिसीज से, उनके कार्यक्रमों से, उनकी रणनीतियों से असहमत हैं, लेकिन वो ब्रिटिश शासन को देश के लिए वरदान मानते हैं। और उनकी अवधारणा ये भी है कि भारत पर ब्रिटेन का जो नियंत्रण है, ये भारत के बिल्कुल खिलाफ नहीं जा रहा है। यानी उनका ये मानना है, उनकी अवधारणा ये है कि भारत का भी हित इसमें संभव है, बशर्ते कुछ एफर्ट्स किए जाएं। ब्रिटिशर्स कुछ यदि अपने रुख को उदार करें तो ये जो ग्रुप बन रहा है भारत और इंग्लैंड के संबंधों का, ये एक बेहतर अंजाम तक पहुंच सकता है दोनों के लिए। ब्रिटेन के लिए तो है ही, ये भारत के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। लेकिन ये जो थ्योरी थी, ये जो उदारवादियों का एक सिद्धांत था या उनका एक वैचारिक मापदंड था या माइंडसेट था या फ्रेमवर्क था, इसने समय बहुत लिया। आप 1885 से इस बात को यदि उठाते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद से एफर्ट शुरू हुए। शुरुआत में समाज के बड़े प्रबुद्ध, बड़े काबिल लोग इससे जुड़े। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने डेमोक्रेटिक वे में और कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक तरीकों से अपनी बात रखी, पहुंचाई। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि उनके स्वदेश प्रेम और गर्मपंथियों के स्वदेश प्रेम में फर्क था, बिल्कुल नहीं। इस मुद्दे पर हम लोग पहले बात कर चुके हैं। गोखले और तिलक को आप अलग अलग नहीं गिन सकते। आपत्ति या ऐतराज केवल दोनों को एक दूसरे के कार्य करने के तरीकों पर था। अब हम अपनी बात पर आते हैं। इससे पहले ये हो रहा है कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो एक पढ़े लिखे संपन्न तबके का आंदोलन बनकर रह गया है। उसमें माने हुए वकील हैं, यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स हैं, कुछ नेता हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं है। और तत्कालीन ब्रिटिश सरकार इनको एक बड़े जनता के वर्ग का प्रतिनिधि मानती हुई इनसे बातचीत कर रही है और अपने कार्य कर रही है। अब देखिए, कार्य तो हो रहा है, इफेक्ट नहीं आ रहा, प्रभाव नहीं आ रहा। विशेष तौर से जब 1905 का बंग बंगाल विभाजन का जब ये घटना होती है, उसके बाद से गर्मपंथ हालांकि उठना शुरू हो गया था पहले से ही, लेकिन उसके बाद से उभर कर तेजी से सामने आया। और अनुनय विनय की जो राजनीति थी, जब उसने इनको छोड़ा तो भारत की जनता को ये बात ज़्यादा समझ में आई। और
ये जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन था, ये एक जन आंदोलन, इसको आप अंग्रेजी में मास मूवमेंट कहते हैं, बनकर उभर कर सामने आया। तो ये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसको आप मान सकते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इसने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जनता को जोड़ने का एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया था। वरना अब तक ये हो रहा था कि भाई जो भारत का ये प्रबुद्ध वर्ग है, वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर, विद्वान, वो अपनी जंग लड़ रहे हैं और जनता अपनी राह पर है, शोषण हो भी रहा है उसका, और वो खामोश है क्योंकि उसे किसी ने जोड़ने की कोशिश की भी नहीं। ये जो गर्मपंथी हैं, इन्होंने पहली बार इस बात को अनुभव किया, क्योंकि इस बात को उससे अच्छी तरह जानते थे कि इनके उद्देश्य तभी पूरे हो पाएंगे जब तक जनता इनके साथ नहीं आएगी। उदाहरण लीजिए, हमने इससे पहले जब बात की इनके शस्त्रों की या इनके तरीकों की, उसमें बहिष्कार। भाई, स्वदेशी को अपनाना और विदेशी का बहिष्कार तभी संभव है और इसका असर तभी आएगा जब एक बड़ा तबका बहिष्कार करे। यदि 2, 4, 5 लोग किसी वस्तु का प्रयोग बंद करते हैं तो उससे इस करोड़ों की आबादी वाले देश पर कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं था। इंपैक्ट या असर तब आता जब एक जनता का बड़ा समूह इस स्वदेशी और बहिष्कार को अपनाता, और इसके लिए बड़ा जरूरी था कि जनता आपसे जुड़े और आपकी बातों को माने, आपसे, इसको अंग्रेजी में आप कहते हैं कन्विंस हो। ये काम ये गर्मपंथी उदारपंथियों से या नरमपंथियों से ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाए थे। दूसरा जो इनका योगदान हम मान सकते हैं वो ये है कि इन्होंने विकास की गति को तीव्र किया। देखिए, भारत में ब्रिटिशर्स और नरमपंथी दोनों ही, और मैं गलत नहीं कह रहा हूं, गर्मपंथी भी इस बात से सहमत थे कि भारत में एक सिस्टमैटिक चेंजेस के माध्यम से स्थितियों को बदलने की कोशिश की जाए। इसको आप बोलते हैं क्रमबद्ध सुधार। लेकिन एक मसला या महत्वपूर्ण था, वो था सुधारों की गति। सुधार होंगे, होने चाहिए, किसी को ऐतराज नहीं है, किसी युग में नहीं था, इस वक्त भी नहीं था। लेकिन नरमपंथियों और गर्मपंथियों में इसी बात को लेकर टसल थी, आपस में संघर्ष थे कि भाई सुधारों की गति क्या हो। यदि ये इतनी धीमी गति से होते रहे तो समय निकल जाएगा। जैसे वो एक हिंदी की कहावत है, आपने जरूर सुनी होगी या पढ़ी होगी, या हो सकता है परीक्षा में आपने इसका उत्तर भी दिया हो, का वर्षा जब कृषि सुखानी, कि जब खेती सूखी गई तो उसके बाद कितनी बारिश हो, उससे फर्क क्या पड़ता है। और भारतीयों की स्थिति आप देखिए, यहां पर दूध के जले वाली थी। ये आज ये फिर दूसरी कहावत में आपसे शेयर कर रहा हूं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। जितने सिस्टमैटिक तरीके से भारत के लघु और कुटीर उद्योगों का सत्यानाश किया गया और उसके स्थान पर ब्रिटिश जो पॉलिसी थी वो ये थी कि यहां से कच्चा माल लिया जाए, क्योंकि वो ये मानते थे भारतीय केवल खेती के लायक हैं, केवल कृषि कार्य आप करें, हमें कौड़ियों के दाम कच्चा माल दें, अपने उद्योग धंधे जो आपके स्थानीय लघु और कुटीर उद्योग हैं उन्हें बंद करें और हमारा तैयार माल खरीदें। अब इसकी पृष्ठभूमि में आप समझिए, बेरोजगारी, अपराध, हिंसा, ये सब बढ़ेंगे। ये जो आंदोलन था भारत का गर्मपंथी आंदोलन, इसका एक बड़ा योगदान ये रहा कि इन्होंने ब्रिटिश सुधारों की गति को तीव्र किया। वरना अब तक ये हो रहा था कि ठीक है, हो जाएगा, क्योंकि हमारे खिलाफ तो कोई जाएगा नहीं, और यदि जाएगा भी तो वो संवैधानिक और अन्य तौर तरीके अपनाएगा जिससे हमें कोई फर्क पड़ता भी नहीं है, और ऐसा हुआ भी था। गर्मपंथियों के तौर तरीकों से ब्रिटिश गवर्नमेंट की सुधारों की गति तेज हुई, यानी उन्होंने भारत को गंभीरता से लेना शुरू किया। जैसे उदाहरण लें आप, 1907 में सूरत में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, उसमें नरमपंथी और गर्मपंथी खुल के आमने सामने आ गए। अब इस बात को आप इससे जोड़िए कि 1909 में
जो भारत का पहला सुधार अधिनियम आया था, इसको मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। दरअसल ये 10-10 साल के लिए बनकर आए भारत के संविधान थे, आप इसको सामान्य भाषा में यूँ कह सकते हैं। 1909 में जब ये पहला भारत का रिफॉर्म आया, जिसको कि हम कहते हैं मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म, तो कई विद्वानों का ये मानना है कि इसकी पृष्ठभूमि में ये गर्मपंथी ही क्रियाशील थे, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये देखा कि भारत के सबसे बड़े राजनीतिक दल पर यदि गर्मपंथियों का प्रभुत्व हो गया तो ये चीज़ उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगी। मैं बात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कर रहा हूँ, और ये कई आलोचक मानते हैं और कहते भी हैं कि 1909 का ये जो सुधार अधिनियम था, इसकी पृष्ठभूमि में भी ये जो गर्मपंथी थे ये शामिल थे। यानी हम ये कह सकते हैं, इसका कुल असर ये निकल सकता है हमारी इस बात का कि भारत में सुधारों की गति को इस गर्मपंथी आंदोलन ने इफेक्ट किया था। अगला बिंदु, इन्होंने भारत की सांस्कृतिक एकता को पुनर्जीवित किया था। देखिए, अब तक ये हो रहा था कि ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था, प्रशासन, उनके सिस्टम के पार्ट, उनकी पॉलिसीज, वो लगातार ये साबित कर रही थी कि आप एक द्वितीय श्रेणी की सभ्यता के प्रतीक हैं। भारत ब्रिटेन से बहुत पीछे है, तकनीक में, ज्ञान में, विज्ञान में, अन्य चीज़ों में, और वो आपसे बहुत आगे हैं। इसलिए उनको फॉलो करना आपके लिए भाग्य का प्रतीक है, ये आपकी डेस्टिनी है, ये आपका सौभाग्य है कि ब्रिटिशर्स आप पर हुकूमत कर रहे हैं, और ऐसा करने में वो किसी हद तक कामयाब भी रहे थे। लेकिन इस गर्मपंथी आंदोलन ने यह साबित किया कि सुधार की गति आपने बंद कर दी है, वरना भारत आपसे कहीं पीछे नहीं, बल्कि कई मामलों में ये आपसे काफी आगे है। और इस बात को तेज स्वर में इन्होंने कहना शुरू किया, देश के भीतर भी और देश के बाहर भी। हालांकि इसके लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी गई, लोगों ने बड़े त्याग किए, और इसका इंपैक्ट यह आया कि भारत की जनता के मानस में जो भारत सो गया था, कि हम अपने ही देश पर गर्व करना भूल गए थे, वो चीज दोबारा उभर कर सामने आई। और आखिरी बिंदु, कि भारत की आजादी की राह की दिशा को इसने एक रोशनी जरूर दिखाई थी। ये कितने सफल हुए असफल हुए मैं नहीं कह रहा, क्योंकि आप यदि देखें तो भारत के आज़ादी का जो ये आंदोलन रहा है, जो कि 1947 तक चला, 15 अगस्त तक, इसमें बहुत से ऐसे पड़ाव आए जब गर्मपंथियों की रणनीतियां और कार्यक्रमों को देश के राजनीतिक नेतृत्व ने संभाला और इसका सहयोग लिया। चाहे स्वदेशी हो, चाहे बहिष्कार हो। आप उदाहरण लीजिए, हम महात्मा गांधी की बात करते हैं, स्वदेशी की बात तो वो कर रहे हैं, पूरा जोर है उनका, लेकिन जब विदेशी वस्त्रों की होली जलाते हैं वो, तो ये बहिष्कार का एक प्रतीकात्मक रूप है। यानी गांधी ने स्वयं उदारवादियों का प्रतीक होते हुए भी गर्मपंथियों की इस रणनीति को स्वीकार किया था। इसके इस प्रभाव को उन्होंने महसूस किया और बाकायदा बड़ी सफलता से प्रयोग किया। तो इस प्रकार हम ये मान सकते हैं कि ये जो भारत का गर्मपंथी आंदोलन था, इसने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में एक अहम भूमिका निभाई थी। धन्यवाद।